चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम। हालांकि कूलाम का नियम यदि पूछा जाता है तो किन्हीं दो आवेशों के लिए होता है बच्चों। जैसे आपका ये Q1 है और ये Q2 है, तब कूलाम का नियम कहता है इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों, और बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने यही बताया था कि इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाते हैं बच्चों तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाता है। जब समानुपाती हटता है तो K एक नियतांक लग जाता है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K का मान बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है। क्योंकि ये व्युत्क्रम है बच्चों दूरी और वर्ग, इसलिए व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है या केवल उन आवेशों के लिए सत्य होता है जो विषम अवस्था में होते हैं। ठीक है, ये चीज बोला बच्चों। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का जो सीमा है, हमने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बता दिया भाई, कि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम केवल बिंदु निकाय, जैसे हमारे पास ये दो आपके पास निकाय हैं, वो कैसे बच्चों बिंदु निकाय हैं, बिंदु आवेश है, और यह केवल उन आवेशों के लिए सत्य होता है जो विषम अवस्था में होते हैं मुख्य रूप से। चलिए आगे देखिए बच्चों, विद्युत आवेश का मूलभूत यहाँ पर गुण लिखा है ना, विद्युत आवेश का मूलभूत गुण लिखिए। आवेश पर क्वांटमीकरण होता है। आवेश में क्वांटमीकरण का तात्पर्य क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो टोटल आवेश का मान होता है किसी निकाय पर एक इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है उसका मल्टीपल। मतलब आपको समझ में नहीं आया ना कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो टोटल आवेश जितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसके मल्टीपल होगा, यही तो बोला गया। क्वांटमीकरण का मतलब ये होता है कि कुल आवेश, निकाय का जो कुल आवेश है, निकाय के एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और कितने इलेक्ट्रॉन है उसके मल्टीपल के बराबर होता है, यही क्वांटमीकरण है। इसका मूलभूत गुण दूसरा नंबर है बच्चों, ना तो आवेश नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। मतलब ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत प्रकार करता है। तीसरा है इसमें आवेश योज्यता होती है, अर्थात किसी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों की बीजीयू के बराबर होता है। आवेश योज्यता का तात्पर्य है बच्चों कि मान लीजिए आपका एक निकाय है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, ये कई सारे आवेश है। ठीक है, कई सारे आवेश है, तो जो टोटल आवेश होता है बच्चों Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितने होंगे बच्चों, ये आपका आवेश का योज्यता है। मतलब किसी भी निकाय में जो टोटल आवेश है वो जितना भी आवेश होगा उसका बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जितने भी आवेश हैं उनको टोटल जोड़ दें भाई साहब तो निकाय का कुल आवेश आ जाएगा। यही आपकी योज्यता का नियम होता है। अभी अलग अलग भी मिलेगा, अलग अलग भी मिलेगा, चिंता ना करो। फिलहाल अभी ये आपने समझा कि विद्युत आवेश के गुण कौन से बच्चों, इसमें आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण का मतलब होता है Q यानी टोटल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने कहा कि मान लीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 है, अब कितने इलेक्ट्रॉन है उसके मल्टीपल के बराबर होगा। दूसरा ये संरक्षण के सिद्धांत प्रकार करता है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता ना तो उत्पन्न किया जा सकता है बच्चों। और ये तीसरा आवेश योज होता है, अर्थात किसी पदार्थ का कुल आवेश उसके जो भिन्न भिन्न भाग पर उपस्थित आवेश है उनके बीजीय योग के बराबर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। यहां पर देखिए विद्युत फ्लक्स क्या है तथा इसका एसआई मात्रक बताओ। देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फाई ई बराबर ई इंटू डी एस होता है। ये जो फाई ई होता है बच्चों वो ई इंटू डी एस होता है। अब इसका यदि मात्रक की बात करें तो यहां पर आप देखो ये जो आपका ई है, ई का मात्रक क्या होता है बताओ। ये आपका ई है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यही तो आपका बच्चों क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये आपका क्षेत्रफल हो गया, तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा परिभाषा समझिए, फिर आपको इसका मात्रक निकालते आएगा। ये जो आपने पहले आप ये समझा बच्चों कि एकांक आवेश पर लगने वाला जो होता है बल वो आपका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यह क्या कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं बच्चों। ये फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, यही फार्मूला होता है ये आपका विद्युत फ्लक्स का। किसी भी पृष्ठ से, जैसे डीएस से मान लीजिए आपका ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए इधर बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है,
अभिलंबवत, इसके लंबवत 90 डिग्री कोण बनाते हैं, मतलब इस क्षेत्र का सदिश इधर है, ठीक है, ये ds है, तब इसके बीच लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, वही उसका विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी किसी पृष्ठ से अभिलंबवत निकलने वाली कुल विद्युत रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब आपका एक विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है, तो उस क्षेत्रफल से लंबवत कितनी निकलती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो आपका विद्युत फ्लक्स है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये कैसे निकल कर आया, तो मैंने आपको ये बताया, थोड़ा सा यहाँ पर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो क्लियर ही कर लिए हैं बच्चों। तो यहां पर एक बार फिर से बताता हूं, जो फाई ई बराबर होता है बच्चों ई इंटू डी एस। अब देखिए थोड़ा सा, ये जो ई का मान है ये न्यूटन प्रति कूलम, ये मैंने आपको बता ही दिया, न्यूटन प्रति कूलम। और ये जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां पर निकल कर आया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चीजें क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। रिवीजन में ऐसे ही चलेगा बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किसी भी विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा, एकांक आवेश पर रखा हुआ जो किसी भी विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे ही हम बल का मान निकालते हैं बच्चों, की हुई कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो रिवीजन करने आए हो चैनल पे बच्चों, तो विधिवत पढ़ना है और तब तक पढ़ना जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र पर रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, न्यूटन प्रति कूलम मात्रक होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव है क्या भाई साहब, मान लीजिए दो आवेश हैं, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित है, जैसे मैं बात करता हूं कि Q1 और Q2 विजातीय आवेश है बच्चों, यदि एक पर प्लस है एक पर माइनस है, विजातीय आवेश एक दूसरे पर अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यानी दो आवेश जिसमें अलग अलग मतलब दो आवेश हैं जिनमें यहां पर देखिए विजातीय है, मतलब यहाँ पे चार्ज जो है अलग अलग है, प्लस माइनस है, तो दो विजातीय आवेश है जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव। अब इसके बीच की दूरी को हमेशा हम 2a लेकर चलते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक बताइए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हुआ, जैसे मैंने कहा Q1 और Q2 दो आवेश हैं, बीच की दूरी 2a है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये कहता है एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये देखिए आपने कहा द्विध्रुव निकाय है, द्विध्रुव निकाय का एक आवेश और उनके दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दो विजातीय आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और फिर बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यदि इसका मात्रक आपसे कोई पूछे तो यहाँ पे बच्चों आवेश का कूलाम हो जाएगा और दूरी का होता है मीटर, तो कूलाम मीटर इसका हो जाएगा मात्रक, स्क्वायर नहीं बच्चों, कूलाम मीटर इसका हो जाएगा मात्रक। चीजें क्लियर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, यानी किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक बच्चों कूलाम मीटर होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है आवेश का क्वांटमीकरण। हमने आवेश का क्वांटमीकरण बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपका कि भैया Q बराबर Ne, प्लस माइनस हो सकता है। यहां पर इसका तात्पर्य यह है कि किसी निकाय पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो नंबर ऑफ n है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, यदि हम मल्टीपल कर देंगे बच्चों तो टोटल आवेश निकल कर आ जाएगी इस निकाय का। जैसे मैं कहता हूं कि यहां पर 15 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति 4 रोटी खाता है, तो टोटल कितनी रोटियां लगेगी, तो 15 चौको 60, सही है कि नहीं। एक व्यक्ति मान लीजिए यहां पर मैं कहता हूं 3 समोसे खाता है, कितने समोसे, 3 समोसे, और यहां पर 15 लोग हैं तो 15 का गुणा कर लेंगे। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसका हम मल्टीपल करेंगे तभी इसका टोटल आवेश निकल कर आएगा। यही आवेश का क्वांटमीकरण है। यानी प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा है, यानी किसी निकाय पर जो टोटल आवेश की मात्रा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है।
समझ में आया? मतलब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में, मतलब गुणज में मतलब यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक का गुणा करेंगे, दो का तो दो का, तीन का तो तीन का। यानी किसी पदार्थ के आवेश का मात्रा Q बराबर प्लस माइनस एन ही हो सकता है, जहां एन बराबर क्या हो गया बच्चों 1 2 3 4 5 6 और ई का मान मैंने बता दिया 1.6 × 10 घाते -19 गुलाम। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, तो फिर आप आसानी से बता सकते हो। यही आवेश का क्वांटमीकरण, यहां से यहां तक कर दोगे नंबर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। स्पष्ट है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। विद्युत आवेश, इस गुण को ही हम विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। चीजें क्लियर? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। सुपर फास्ट रिवीजन में आप लोगों का टाइम पास हम नहीं करेंगे, हम कोशिश यही करेंगे तो जितना हो सके मैक्सिमम आपको समझा सके। देखो बच्चों, किसी चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों? जब कोई पदार्थ धनावेशित होता है बच्चों तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, क्लियर है, तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों को के चालक से निकलने पर धनावेशित हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो धनावेशित होता है। अतः चालक को धनावेशित करने पर जितने इलेक्ट्रॉन चालक से निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर चालक के द्रव्यमान में कमी आ जाती है। सिंपल है, आप चीजें समझो। यदि कोई धनावेशित हो रहा है मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, अतः चालक को धनावेशित करने पर जितने इलेक्ट्रॉन चालक से निकलते हैं उतना ही द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाता है। सिंपल है। देखो भाई, कोई भी पदार्थ है उस पर ऋणावेश कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है। और यदि कोई भी पदार्थ है उस पर धनावेश कब आता है बच्चों? जब वो इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब जब आप किसी को आप पैसे दे दोगे तो आप धनी कहला जाओगे, लेकिन किसी से आप ले लोगे तो आप ऋणी कहला जाओगे। ऐसे यदि चालक है, यदि किसी को आवेश दे दिया तो वो धनी हो गया, और जब वो धनी हो गया बच्चों तो कहीं ना कहीं उसके पास पैसे तो कमी हुई होगी, तभी वो धनी। भाई हम अपना पैसा किसी को दे रहे हैं तो हमारे अंदर कमी आएगा कि नहीं आएगा? चीजें क्लियर है? तो यही चीज होता है बच्चों। ठीक है, आगे चलिए। स्थिर विद्युत में गास प्रमेय लिखिए। बताओ, स्थिर विद्युत में गास प्रमेय, गास के में जो गास का प्रमेय होता है एक बंद पृष्ठ के लिए होता है। ये चीज हमेशा याद रखना कि किसी निकाय, ये आपका निकाय है, यहां पर आवेश है, ठीक है, यहां से मान लीजिए इसकी दूरी r है, यहां पर बिंदु P है जहां पर एक अल्पांश है, ठीक है। तो ये गास का थ्योरम यहां पे लागू होता है कि किसी बंद पृष्ठ के या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है फाई ई बराबर Q/ε0। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका गास थ्योरम है, फाई ई इक्वल Q/ε0। ठीक है बच्चों, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित जो आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है, उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ये तो सिंपल है, आवेश ना तो नष्ट होता है, मतलब किसी भी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। यानी कोई भी हमारा पृथक्कृत निकाय है उसमें आवेश नियत है, अर्थात हम कह सकते हैं निकाय में ना तो धनावेश और ना ऋणावेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है, अर्थात आवेश ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है। मतलब जितने धन चार्ज है यदि ऋण चार्ज दोनों को जोड़ देंगे तो मान 0 आएगा। ठीक है, यानी उदासीन के रूप में रहता है। आवेश योज्यता का आप निष्कर्ष बताओ। तो आवेश के गुण में आपने समझा था कि आवेशों में योज्यता का गुण पाया जाता है। योज्यता का मतलब ये हो जाता बच्चों, उसके अंदर जितने भी जो अवयवी कण होंगे उनके समस्त आवेशों को जोड़ेंगे तो उस निकाय का टोटल आवेश निकल कर आएगा। कि यदि किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब जो भी निकाय है उसका जो टोटल आवेश की हम गणना करेंगे बच्चों, तो जो टोटल आवेश निकल कर आता है उसके जितने भी कण होंगे उनके आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, उनको जोड़ने पर प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन तो कॉमन सेंस वाले होते हैं बच्चों, इसे आप रिवीजन करके जाना, ठीक है ना। यदि आप चैनल पे आए तो रिवीजन नहीं करोगे तो आपको फिर दिक्कत होगी। वायुयान के रबर टायर चालक बनाए जाते हैं क्यों? चलो भाई वायुयान हम बनाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। वायुयान है बच्चों, हवाई जहाज हम उड़ा ही देंगे आज, ठीक है, चलो उड़ा ही देते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे पहिया लगा हुआ 2, वायुयान उड़ा ही देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहिया लगा हुआ है। अब इसके जो रबर है बच्चों, इसके जो चारों रबर हैं ये आपके चालक बनाए जाते हैं। जानते हैं क्यों चालक बनाए जाते हैं? क्योंकि जब ये रनिंग करता है बच्चों, जब रनिंग करता है तो इसमें होता है घर्षण, और घर्षण से उत्पन्न होता है आवेश, आवेश
अब यदि ये चालक नहीं रहेगा तो इसका आवेश पृथ्वी पर नहीं जाएगा। चालक बनाने का कारण ये होता है कि जब वायुयान रनवे पर दौड़ता है तो इस पर आवेश उत्पन्न होता है घर्षण से, और जब आवेश उत्पन्न होता है तो चालक बनाने से यह आवेश पृथ्वीकृत हो जाता है, जिससे इसमें चिंगारी उत्पन्न नहीं होती। यदि ये मान लीजिए कुचालक पदार्थ होता, आवेश उत्पन्न होता तो पृथ्वी पे नहीं जाता, तो इसमें आग लग जाती और दुर्घटना घटित हो जाता। समझ रहे ना। वायुयान जब भूमि पर उतरता है तो टायर और भूमि के बीच घर्षण होने के कारण उसके टायर आवेशित हो जाते हैं, मतलब टायर पर आवेश आ जाते हैं। टायर के चालक बनाए जाने का कारण है आवेश टायर में न रहकर भूमि में समा जाता है। ठीक है, मतलब यदि हम बात करें कि टायर चालक होने का मेन कारण ये है ताकि इसमें जो भी आवेश उत्पन्न हो पृथ्वी पर चला जाए। जब भी वायुयान मान लीजिए रनवे पर दौड़ता है यानी जमीन पर उतरता है तो टायर और जमीन के बीच घर्षण होगा, आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश पृथ्वी पर चला जाता है, चालक होने के कारण पृथ्वी पर चला जाता है। यदि वहीं पे यदि कुचालक पदार्थ का टायर बना दिया जाए तो फिर वही आवेश पृथ्वी पे नहीं जाएगा, चिंगारी उत्पन्न होगा, दुर्घटना हो सकता है। ऐसे दूसरा प्रश्न आता है कि समान ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन में गति के दौरान पृथ्वी को स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सियां लगा दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ट्रक वाहन आप देखते हैं, ट्रक वाहन का मतलब भैया ये आपका एक इंजन है, ठीक है, और इसमें एक ये लो भैया बाहर और यहाँ पे पहिया लगा हुआ, ठीक है, और इसमें एक जंजीर नीचे टच कर देते हैं। जब ये मान लीजिए ट्रक आगे की ओर जाता है तो इसके बॉडी पर वायु के साथ घर्षण होता है। किसके साथ? वायु के साथ। अब वायु के साथ जब बॉडी में घर्षण होगा, टायर तो मान लीजिए इधर कुचालक वगैरह बनाई जाता है, सुचालक मतलब आवेश यदि घर्षण से चला जाए, लेकिन ये जो वायु का संपर्क होता है इसके बॉडी पर तो इस पर भी चार्ज उत्पन्न होता है बच्चों। क्या होता है? चार्ज उत्पन्न होता है। अब ये चार्ज क्या होता है? ये जंजीर लगा रहता है। अब इसमें अधिकांश किस प्रकार के वाहन में जो ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं ताकि उसमें खतरा ना हो। अब कहोगे सर हमने ट्रक में देखा, नहीं, अरे भाई बड़े बड़े गाड़ियों की बात कर रहा हूं जिसमें ज्वलनशील जैसे डीजल है, पेट्रोल है ना, ये चीजें जाती है, केरोसिन है, तो उसको जंजीर के माध्यम से पृथ्वीकृत कर देते हैं ताकि इसमें जो भी चार्ज उत्पन्न हो सीधे पृथ्वी पर चला जाए और समाहित हो जाए। समझ रहे हो? ठीक है बच्चों, चलिए क्लियर है। तो देखिए गति के दौरान भूमि और टायर के मध्य घर्षण होने के कारण टायर आवेशित हो जाता है। इसके अतिरिक्त वायु के घर्षण के कारण वाहन बॉडी भी आवेशित हो जाता है। पता है ना भाई, टायर का तो चला जाएगा, टायर जमीन से जुड़ा है और टायर हमेशा सुचालक होता है, चला जाता है। पृथ्वी को स्पर्श करते धात्विक रस्सियों को होकर जो बॉडी पे आपका आवेश उत्पन्न होता है वो रस्सी से होकर कहां चला जाए? पृथ्वी पर चला जाता है, जिससे वाहन खतरा से बच जाता है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों? अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? एक काल्पनिक वक्र जहां पर एकांक धनावेश गुजर सके। जैसे मान लीजिए आपका ये प्लस है बच्चों, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, प्लस और माइनस। तो ये काल्पनिक वक्र है, कल्पना की गई है, इसे कोई देखा नहीं है, सिर्फ काल्पनिक वक्र है। एक काल्पनिक वक्र जहां एकांक धनावेश गुजर सके, एक वक्र है जहां पर एकांक धनावेश गुजर सके, वो आपका कहलाता है विद्युत क्षेत्र रेखा। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र रेखा। अब इनको ये कहा गया कि ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, जैसे इधर गया तो दूसरा जाकर के इसको नहीं काट सकता। कारण है जैसे मान लीजिए जहां पर भी हम बिंदु लें, यदि उसको यहां पे स्पर्श रेखा खींच दें तो उसका एक परिणामी बताता है, और एक स्पर्श रेखा का एक ही बिंदु पर एक ही परिणामी होगा। लेकिन यदि कटान बिंदु पर बात करें तो एक स्पर्श रेखा इसकी इधर हो जाएगी, एक इसकी इधर हो जाएगी। कहीं ना कहीं मतलब यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काट दें बच्चों, थोड़ा सा समझिएगा, यदि इस प्रकार से दो रेखाएं मान लो काट दो तो इस बिंदु पर यहां का स्पर्श रेखा इधर होगा और इस बिंदु पर इसका स्पर्श रेखा यहां पर होगा। मतलब एक ही बिंदु पर दो परिणामी दिखने लग गए, एक ही बिंदु पर दो परिणामी दिखने लग गए, जबकि यह असंभव है। किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा के एक बिंदु पर केवल एक परिणामी रेखा होता है, ठीक है, एक परिणामी होता है उसका, लेकिन एक ही बिंदु पर दो परिणामी जो नहीं हो सकता। इसी कारण से कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेदी रेखा बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी, और जो कि भाई उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित करेगा। किंतु विद्युत क्षेत्र रेखा की केवल और केवल एक ही परिणामी होता है ना, इसलिए भाई साहब दो दिशाएं संभव नहीं है। अतः विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती। अरे भैया पेज कहां जा रहा है? चलो अभी दो तीन प्रश्न और है बच्चों, फटाफट देखते हैं। एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। यदि दो परिमाण के सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है
और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश या एक कूलाम परिमाण आवेश कहलाता है। इसे लोग समझ नहीं पाएंगे। अब इसको मैं अपने भाषा में समझाता हूं थोड़ा सा, देखिएगा। ये जो कूलाम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक। या इसको आप 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² कह सकते हैं। अब ये बोला गया कि मान लीजिए दो आवेश हैं, इनका परिमाण भी समान है, दोनों का समान है, और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, और जो बल लग रहा है इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो बल लग रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। मतलब समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, तब यहां पर F का मान 9 × 10⁹ करेंगे, और ये आपका 9 × 10⁹ ऑलरेडी है। Q1 का मान Q, Q2 का मान Q, और इसका मान 1, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, Q² = 1, तो Q ± 1। अब थोड़ा समझिए, यदि दो समान परिमाण के सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, देखो जरा, देखिए भैया, दो समान परिमाण के सजातीय आवेश वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है और एक दूसरे को इतने बल से आकर्षित करें, बल का मान रखा ना मैंने, एक दूसरे को इतने बल से आकर्षित करें, तब जो आवेश होता है एकांक आवेश होता है। यदि दो समान परिमाण के सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, मतलब ये आपका 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश कहलाता है। क्लियर बच्चों? अध्यारोपण का सिद्धांत यहां पर बोला गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश के ऊपर परिणामी बल इस आवेश के चारों ओर उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब जो टोटल बल है किसी बिंदु आवेश के ऊपर जो बल लग रहा होता है, उसके चारों ओर जो आवेश है उन पर लगने वाले बल के योगफल के बराबर होता है। जैसे आवेश का योज्यता नियम है, यहाँ पे बल योग कर दिया बस, लेकिन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ये आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत है। मूल आवेश किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। बहुत सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश ही आपका मूल आवेश कहलाता है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हमारा पूरा मतलब चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे उसे हमने पूरा करा दिया, और प्रश्नों की संख्या तो आप काउंट करते ही रह जाओगे, लेकिन इसका मैं आपको टेलीग्राम में हो सकेगा तो शेयर कर दूंगा। लेकिन हाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दिया करता हूं कि बच्चों चलिए जिसके पास नोट्स नहीं है यार तो ले लो 50 रुपए में एक सब्जेक्ट का। अब यदि टाइम पास करने लग जाते हैं तो मेरे को भाई साहब गुस्सा भी आता है। अब बताइए बच्चों, पेपर टाइम में आपके लिए मैं जितना हो सकता है उतना भी मेहनत करता हूं, लेकिन जो मुझसे ही फ्रॉड करने लग जाए, मजा लेने लग जाए, ठीक है, तो प्लीज यार ऐसे लोग हमसे दूर रहें। हम क्षमा चाहते हैं, आप लोगों से ऐसी दोस्ती नहीं बना सकते। हाँ, जो मेहनत करते हैं उनकी तैयारी करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। आप लोगों का प्यार सपोर्ट ही काफी रहता है। जो पढ़ने वाले होते हैं, ना पढ़ने वालों की मैं कभी पूजा नहीं करता, ध्यान रखिए। मैं भैया गुस्से से ही बात करता हूं और ब्लॉक भी करता हूं सीधा, ठीक है, क्योंकि पर्सनल नंबर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि बिना काम के आप कुछ भी बात करते रहो, ठीक है। बाकी आप अपने तैयारी पर फोकस करो। हम पूरा विधिवत आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी कदर से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको यहाँ पर तैयारी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।